किसी भी समाज की पहचान वहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के आधार पर की जा सकती है। नमस्कार, मैं छत्रपाल CUD स्टार एजुकेशन चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हम सरस्वती सिंधु सभ्यता जो लेसन हमने चला रखा है उसका पार्ट 5वां आज हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था उस समय। यानी कि देखिए, हम वर्तमान के समाज में और सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के समाज में कंपेयर करके पढ़ेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आज वर्तमान में हमारा जो परिवार है, परिवार से गांव है, गांव से समाज है, समाज से गांव है, गांव से जो है नगर हैं या फिर राज्य है, देश हैं। तो इस आधार पे उस समय भी इस परिवार की, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है, परिवार की मुखिया मातृत्वात्मक था, बड़ी अच्छी विशेषता है। जैसे आज हमारे समाज में हमारे घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है, दादा होता है, परदादा होता है, यानी कि पुरुष होता है। उस समय समाज की जो मुखिया कौन हुआ करती थी? वो महिला हुआ करती थी। हम कैसे कह सकते हैं ये बात? ये इस आधार पे कह सकते हैं कि उस समय जो जितनी भी तस्वीर, जितने भी चित्र मिले हैं वो ज़्यादातर महिलाओं के मिले हैं। और एक तस्वीर तो इस प्रकार की मिली है जिसमें जलने के संकेत हैं। हो सकता है वो कोई अगरबत्ती, कोई दीपक इत्यादि जलाते होंगे उनके सामने, तो ऐसे जलाने के अवशेष मिले हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि उस समय समाज की जो परिवार की मुखिया है वो कोई महिला रही होगी। अगली कड़ी में वर्ण व्यवस्था के प्रमाण नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस समय जो है जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, वर्ग अलग अलग थे। कैसे भाई? समाज कई वर्गों में विभाजित था। पुरोहित था, व्यापारी था, श्रमिक था, शिल्पकार इत्यादि था। ये उस समय समाज में अलग अलग वर्ग थे। अगली कड़ी में वहाँ के लोग जो है ना, उन लोगों का आवास किस प्रकार से था? यानी कि जो नगर जो दो आवास क्षेत्रों में विभाजित, विशेषकर धोलावीरा। अब जैसे आज हम कह सकते हैं कि हमारे गांव की जो मुखिया का घर है वो ऊंची हवेली हो सकती है, और सामान्य जो लोग हैं उनके उसके आसपास के नीचे मकान या फिर आवासीय क्षेत्र रहे होंगे। उसी आधार पे धोलावीरा में दुर्ग क्षेत्र, जिसमें शासक वर्ग और प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे। दूसरा, यहाँ के जो आवासीय क्षेत्र है ना, उसमें व्यापारी, सैनिक, अधिकारी और शिल्पकार इत्यादि मजदूर रहते होंगे। ये इस प्रकार से है। आगे हम अध्ययन करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र के रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। ये जो बड़े नगर थे ना, कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये इनके चारों तरफ है वो रक्षा के लिए दीवार लगाई हुई नहीं थी। यानी कि ऐसे अवशेष नहीं मिले। तो कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे किलाबंदी के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो आवासीय क्षेत्र था उनके चारों तरफ दीवार लगी हुई थी और चारों दिशाओं में दरवाजे छोड़े जाते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। समाज किस प्रकार का था? कौन लोग निवास करते थे उस समाज में? कृषक, कुंभकार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले व शिल्पी, गुजलाई इत्यादि थे। यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कुछ जो नाव बनाने वाले, यानी कि कुछ है जो है कृषि करने वाले, यानी कि कुछ ये कह सकते हैं कि वस्त्र बनाने वाले। ये सभी अपना अपना वर्ग था, अपना अपना काम था और अपने अपने काम में व्यस्त थे। उन लोगों को भोजन कैसा था? देखिए, आज हमारा किस प्रकार का भोजन है? हमारे समाज में दोनों ही लोग रहते हैं ना भाई, मांसाहारी भी रहते हैं और शाकाहारी भी। शाकाहारी का भी सेवन करते हैं और मांसाहारी का भी सेवन करते हैं। उस समय भी शाकाहारी लोग थे और मांसाहारी थे। शाकाहारी में जो गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां और दूध का सेवन करते थे। मांसाहारी में किसका सेवन करते थे? मछली, भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि जानवरों का मांस का वो इस्तेमाल करते थे, सेवन करते थे। कितनी गजब की विशेषता है। चूल्हे, यानी कि पकाने के लिए भोजन को, उसका अवशेष मिले हैं। मसाले को तैयार करने के सिलपट्टे, इनकी पत्थर और एक छोटा सा और पत्थर जिस पर वो रगड़ करके और वो मतलब मसाले तैयार करते थे, ये अवशेष मिले। चूल्हे, सिलबट्टे और पीसने व पकाने के प्रमाण भी सिंधु सरस्वती सभ्यता में मिले हैं। भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरा और लोटा का प्रयोग करते हैं। जैसे आज हम भोजन करते समय किन का इस्तेमाल करते हैं? बर्तनों का, थाली का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कटोरे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है गिलास इत्यादि का इस्तेमाल करते थे। उस समय भी ये लोग इस प्रकार से कुछ जो पात्र हैं उनका इस्तेमाल करते थे। वस्त्र, बड़ी अच्छी विशेषता है। वस्त्र आभूषण के विशेष शौकीन थे, महिला भी और पुरुष भी।
कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो भी चित्र मिले हैं उन चित्रों पर, उन तस्वीरों पर आभूषण और कपड़े बड़े ही सुंदर तरीके से सजे हुए हैं। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, एक पुरोहित की खंडित मूर्ति मिली है प्रस्तर की, पत्थर की मूर्ति, और उसकी विशेषता है, क्या विशेषता है वो मैंने पढ़ाया था, 19 सेंटीमीटर कुछ मिली है इसे, तो उसी की विशेषता है। ये जो तस्वीर है ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वहाँ से मिली है। और उसकी विशेषता क्या है? 3 पत्तियाँ अलंकर शाल ओढ़े हुए है, यानी कि 3 पत्तियों से 3 पत्तियाँ छपी उस शाल पर, उस शाल को आड़े तरीके से ओढ़े हुए, जिस पर बायां हाथ ढका हुआ है और दाहिना हाथ उसका खुला हुआ है। ठीक है। दाढ़ी विशेष रूप से सवरी हुई है, चित्र में भी देख सकते हैं इसको, दाढ़ी विशेष रूप से इसको सवरी हुई है। और विशेष इसकी विशेषता क्या है और कि बालों को बड़े सुंदर तरीके से सवार करके पीछे फीते से बंधे हुए हैं, ये विशेषता इसकी। दाहिना हाथ भुजबंद से बंधा हुआ है, यानी कुछ ऐसे यहाँ पर भुजबंद बंधा हुआ है, भुजा पर कुछ बंधा हुआ है, इसलिए इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से ये उस मूर्ति की विशेषता, इस आधार पर हम कह सकते हैं लोग जो है वस्त्र और आभूषण के बड़े ही शौकीन थे। अब आभूषण, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। अब सीधी सी बात है भाई, कौन से आभूषण पहनते होंगे? भाई आज के समाज में भी अमीर लोग हैं वो विशेष धातु महंगी, जैसे मान लीजिए सोना चांदी का जो है आभूषण पहनते हैं। गरीब लोग हैं वो आर्टिफिशियल पहनते हैं। उस समय भी ऐसा ही था। कैसे कि धनी लोग जो थे ना, वो सोने चांदी अर्धकीमती पत्थर हाथी दांत इत्यादि के बने आभूषण का प्रयोग करते थे। निर्धन लोग थे वो पकी मिट्टी, हड्डी और पत्थर के आभूषण पहनते थे। कहा ना कि भाई उस समय भी निर्धन लोग थे, अमीर लोग थे, आज भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ये टॉपिक याद हो जाएंगे। और देखो कौन सी अच्छी विशेषता है, क्या है? हाथी दांत के कंघे। आज जैसे प्लास्टिक हमारे पास कंघे है ना बाल को संवारने के लिए, उस समय हाथी दांत के कंघे हुआ करते थे। और चेहरा देखने के लिए, अपने आप को सजने संवरने के लिए तांबे के शीशे का प्रयोग करते थे वो लोग। यानी कि उन्होंने एक कला खोज ली थी शीशे की भी, तांबे का घिसकर उसको चमकीला बनाकर उसमें चेहरा देख सकते थे। आगे हम बात करें कि स्त्रियां जो है ना, काजल, सुरमा, सिंदूर का प्रयोग करती सजने संवरने के लिए। आज की स्त्रियां, आज का तो कहना ही क्या है, ब्यूटी पार्लर महान है ना, ये सब चीज़ आप जानते हैं। उस समय स्त्रियां काजल, सुरमा और सिंदूर का प्रयोग करती थी। अगली कड़ी में मनोरंजन के साधन, वो लोग अपने मन को बहलाने के लिए, उनकी टाइम पास के लिए मनोरंजन के साधन क्या क्या थे? शतरंज का खेल था, चौपड़ मिली हैं, पासे मिले हैं, तो ये उनके पास मनोरंजन के साधन थे। शतरंज का खेल, नृत्य, नर्तिका की मूर्ति मिली है, तो हम कह सकते हैं वो नृत्य की बड़ी शौकीन रहे। शिकार के शौकीन, यानी कि शिकारी के कुछ अवशेष मिले हैं, शिकार की वो लोग शौकीन रहे होंगे। अगली कड़ी में बच्चों के मनोरंजन के साधन क्या थे? मिट्टी के बने बहुत सारे खिलौने मिले हैं वहाँ पर। कौन कौन से? खिलौने, झुंझुने, सीटियाँ और गाड़ियाँ व नाव इत्यादि मिले हैं, बच्चों के खेलने के साधन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ सामाजिक जीवन, हमारी हरियाणा की 10वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में ये सामाजिक जीवन में टॉपिक दिए हुए हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चे भी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स उतार सकते हैं। तो समझिए, तो मैंने ये अध्ययन किया, आज हमने पढ़ा है सामाजिक जीवन, जिसमें 5 टॉपिक बनाए हैं: आवास, भोजन और वस्त्र, और उसके बाद मनोरंजन के साधन बड़ों के और बच्चों के। ये आप अपने नोट्स में बड़े सुंदर तरीके से उतार करके लिखिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप तो इसका प्रयोग कर ही रहे हो, लाभ उठा ही रहे हो, अपने दोस्तों को बताएं और वो भी वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स को बड़े सुंदर तरीके से उतारें और इसका अच्छे से लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।